हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज की ये क्लास ना बहुत दमदार होने वाली है यार। क्या पढ़ने वाले हैं आज? आज अपन कंटिन्यू करेंगे हिंदी। ठीक है, हिंदी के अंदर जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स है आज उनको अपन कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाम है इसका शब्द शक्ति। ठीक है, क्या नाम है? शब्द शक्ति। अब यहाँ से देखिएगा, शब्द शक्ति की वेटेज के बारे में बात कर लेता हूँ। शब्द शक्ति के अंदर अपन चार चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, शब्द शक्ति से अपन चार चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें? पहली चीज तो शब्द शक्ति पढ़ेंगे, इसके बारे में समझेंगे। फिर इसके अंदर अपना रस पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अलंकार पढ़ेंगे। रस के बाद छंद पढ़ेंगे। ठीक है, छंद, जस्ट सेकेंड। रस के बाद छंद पढ़ेंगे, छंद के बाद आपका अलंकार पढ़ेंगे। ठीक है, इतने से आपके 50% क्वेश्चन आएंगे हिंदी के अंदर। शब्द शक्ति से 1 नंबर का क्वेश्चन, रस से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन, छंद से आपके 2 नंबर के एंड अलंकार से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन। तो 2 3 6 और 1 7 नंबर। कुल मिलाकर के ये जो आपके लेक्चर्स आने वाले हैं, 3-4 लेक्चर आएंगे, इसके बाद 4-5 लेक्चर, यहाँ से आप 7 नंबर का क्वेश्चन कर पाओगे एमपी सब इंजीनियर के अंदर। ठीक है, तो ये 7 नंबर आपको मिलने वाले हैं और 7 नंबर का ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा चुका है। मतलब 14 से 15 नंबर का आपने पढ़ लिया है। कुछ और टॉपिक्स हैं जो कि इनको कवर कर लेंगे तो आपके 16 के 16 नंबर पक्के हो जाएंगे। किसके अंदर? सब इंजीनियर के अंदर। ठीक है, तो शब्द शक्ति आज अपन पढ़ने वाले हैं। ओके माय डियर, अब चलिए कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो मैं करता हूं कलर चेंज और अब स्टार्ट करते हैं। शब्द शक्ति। ठीक है, शब्द शक्ति क्या चीज होती है पहले तो हमको यही समझना पड़ेगा। ठीक है, जब भी अपन कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझना जरूरी है कि शब्द शक्ति क्या होती है। ओके, शब्द शक्ति क्या होती है? तो देखो दोस्त, शब्द शक्ति को समझने से पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि शब्द को समझना कि ये शब्द क्या चीज है। देखो, शब्द क्या होता है? अक्षरों का, ठीक है, अक्षरों का, अक्षरों की क्रमबद्ध रचना। ठीक है, अक्षरों की क्रमबद्ध रचना क्या कहलाती है? अपनी शब्द कहलाती है। अब बोलोगे भैया अक्षरों की क्रमबद्ध रचना, तो ये अक्षर क्या चीज है? तो देखो, अक्षर क्या होते हैं? ये जो आपके स्वर और व्यंजन होते हैं इन्हीं को अपन अक्षर बोलते हैं। जैसे ये का, खा, ठीक है, ये गा, ये जो होते हैं अपने सारे, ये आपके व्यंजन हो गए, ये सारे क्या है? आपके अक्षर कहलाते हैं और इन्हीं को मिलाकर के आपका कोई एक शब्द बनता है। ठीक है, कोई एक शब्द बनता है। अब शब्द तो समझ में आ गया। ठीक, अपन ने इसके बारे में और पहले बात की थी। शब्द समझ में आ गया। शब्द की शक्ति क्या होती है? ठीक है, शब्द की शक्ति, क्या कोई शब्द में भी शक्ति होती है? बिल्कुल होती है। ठीक है, अभी पढ़ाते हैं शब्द की शक्ति। देखो, अगर आपको कोई शब्द सुन करके, ठीक है, अगर आपको कोई शब्द सुन करके उसका अर्थगत प्रभाव समझ में आ जाए, सुनने से उसके अर्थ का आभास हो जाए कि वो शब्द आखिर कहना क्या चाहता है। ठीक है, किसी शब्द को सुन करके अगर आपको उसका अर्थगत प्रभाव समझ में आ जाए तो उसे शब्द की शक्ति कहते हैं। ठीक है, शब्द की शक्ति कहते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी ना कि गब्बर, जब दूर दूर तक गांव में, है ना, जब बच्चा रोता है तो कहते हैं चुप हो जा वरना गब्बर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गब्बर। तो आपने जो गब्बर वर्ड सुना, गब्बर से क्या आपको लग रहा है? थोड़ा सा एक मतलब डर की फीलिंग हो रही है कि यार गब्बर मतलब कोई अधिक पर्सनालिटी है। तो आपने सिर्फ क्या गब्बर नाम ही तो सुना है ना, गब्बर शब्द ही तो सुना है ना, उससे आपको उसके अर्थ का थोड़ा सा अभाव हो रहा है कि मतलब गब्बर कुछ ऐसी पर्सनालिटी है जिससे डर का माहौल है। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो ये क्या है? ये शब्द की एक शक्ति ही तो है। ये शब्द की शक्ति ही तो है। गब्बर एक शब्द ही ना है, तो शब्द की शक्ति हो गई। तो इस तरीके से अभी तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया। ठीक है, अभी आप उसको ऐसा नहीं, अपनी भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि शब्द शक्ति क्या होती है। कुछ ऐसे शब्द, मतलब ऐसे शब्द को सुन करके अगर आपको उसकी शक्ति का आभास हो जाए, उसका अर्थगत प्रभाव समझ में आ जाए, उसको बोलते हैं शब्द की शक्ति। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक वो फेमस रीतिकाल के आचार्य कवि थे, आचार्य चिंतामणि, उन्होंने कहा था कि जो सुन पढ़े सो शब्द है, समझ पढ़े सो अर्थ। ठीक है, सुनने में अगर आप कुछ शब्द सुन रहे हो, सुनने के बाद समझ रहे, जिनको आप सुन पा रहे हो वो शब्द है, अगर आप उसका अर्थ समझ गए तो वो अर्थ है। ठीक है, समझ गए मतलब आपने कोई शब्द सुना और आप उसे समझ गए, वो अर्थ है। ऐसा किसी ने चिंतामणि थे, उन्होंने दो श्लोक कहा था, जो सुन पढ़े सो शब्द है, समझ पढ़े सो अर्थ। ओके, सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहीं से। शब्द आपके समझ में आ गया, शब्द की शक्ति समझ में आ गई। इसको थोड़ा सा लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं, थोड़ी बात बन जाएगी। ओके, इसे मैं थोड़ा सा लिख देता हूं तो आपको इसका और क्लियर हो जाएगा इसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पास मैं लिखता हूँ। चलिए थोड़ा सा मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ।
ठीक, जिस शब्द के जिस शब्द ऐसे लिखते हैं इसको, जिस शक्ति के द्वारा शब्द का अर्थगत प्रभाव अर्थगत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, शब्द के द्वारा शब्द का अर्थगत प्रभाव पड़ता है, शब्द का अर्थगत प्रभाव पड़ता है, वह शब्द शक्ति कहलाती है, शब्द शक्ति कहलाती है। ठीक, वह शब्द शक्ति कहलाती है या शब्द की शक्ति कहलाती है। बात सही है यहाँ तक। ठीक है, अब क्या है, जिस शब्द के द्वारा शब्द का अर्थगत प्रभाव, अर्थगत मतलब समझ रहे ना, उसके अर्थ का आपको आभास हो जाए। यहाँ तक क्लियर हो गया ना, परिभाषा में कोई दिक्कत नहीं है, परिभाषा में समझ में आ गया कि भैया कोई शब्द है, उसको सुनकर के अगर हम उसका अर्थगत प्रभाव समझ जाते हैं कि अर्थ आखिर कहना क्या चाहता है, उसका अर्थ क्या है, तो शब्द की शक्ति कहलाती है। ठीक है, अब इस शब्द शक्ति के कुछ भेद होते हैं। ठीक है, शब्द शक्ति के कुछ भेद होते हैं। तो अब ये जितने प्रकार के शब्द होंगे उतने प्रकार के भेद होंगे इसके, सीधी सी बात है। ठीक है ना, जितने प्रकार के शब्द होंगे उतने प्रकार के भेद होंगे। तो देखो, ये समझने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि शब्द की शक्ति को कुछ और भी कहते हैं। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा दूसरे शब्दों में और लिख देता हूँ, दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ, ठीक है, तो शब्द की शक्ति का बोध कराने वाली, ठीक है, शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली, ठीक है, शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति, शक्ति को क्या बोलते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक, क्लियर है? तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं। दूसरे शब्द में अगर कहूँ तो शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। इस शब्द शक्ति को कुछ और नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या क्या है, कुछ और नाम से जाना जाता है, आल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, वृत्ति या व्यापार भी कहा जाता है। ठीक है, शब्द शक्ति को इसे वृत्ति या व्यापार, ठीक है, इसे एक नाम से और जानते हैं, ये वृत्ति या व्यापार भी कहा जाता है। ओके, वृत्ति या व्यापार भी कहा जाता है। अब देखिए, जितने प्रकार के अपने शब्द होंगे, अपन बात कर रहे हैं शब्द शक्ति की, तो शब्द शक्ति के कुछ भेद होते हैं। तो जितने प्रकार के आपके शब्द होंगे उतने प्रकार की उनकी शब्द शक्तियां होंगी। ठीक है, तो अपने जो शब्द होते हैं ना, शब्द की अगर मैं प्रकार की बात करता हूँ, ठीक है, जैसे मान लेता हूँ कि यहाँ पर शब्द में क्या है, शब्द, और शब्द के बेसिकली तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद। ठीक है, शब्द के हमारे तीन भेद होते हैं। पहला कौन सा है? पहला होता है अपना वाचक शब्द, वाचक शब्द। ठीक है, ये मैंने वाचक लिख दिया एक्चुअली, ये वाचक है। ठीक है, देखिए हिंदी के अंदर आपको पता है मात्राओं का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। वाचक शब्द, वाचक के बाद होता है आपका लक्षक शब्द, लक्षक शब्द, और तीसरा होता है अपना कौन सा, व्यंजक शब्द। ठीक है, तीसरा होता है अपना कौन सा, व्यंजक शब्द। ओके, ये तीन प्रकार के शब्द होते हैं किसके अंदर, हिंदी भाषा के अंदर। इन्हीं के आधार पर, इनकी शक्तियों के आधार पर, जैसे तीन शब्द हो गए, शब्द की शक्ति या इनके, ये जो शब्द है अपने वाचक शब्द, लक्षक शब्द और व्यंजक शब्द, इनका जो अर्थगत प्रभाव बताएंगे ना, देखो शब्द शक्ति क्या होती है, शब्द का अर्थगत प्रभाव बताने वाली शक्ति। ठीक है, तो तीन प्रकार के शब्द हो गए, तो इन्हीं शब्दों का अर्थगत प्रभाव कराने वाली शक्ति शब्द शक्तियां कहलाएंगी। तो तीन प्रकार के शब्द, तीन प्रकार की शब्द शक्तियां भी होंगी। ठीक है, तो वाचक शब्द की शब्द शक्ति क्या होगी, वाचक शब्द की शब्द शक्ति क्या होती है, वाचक शब्द शक्ति होती है हमारी अमिधा। ठीक है, क्या होती है, वाचक प्रकार की जो शब्द शक्ति होती है, वाचक शब्द का अर्थगत प्रभाव बताने वाली शक्ति को अमिधा बोलते हैं। लक्षक शब्द की शब्द शक्ति, लक्षक शब्द का अर्थ बताने वाली शब्द शक्ति को लक्षणा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लक्षणा बोलते हैं। ठीक है, और व्यंजक शब्द शक्ति को, व्यंजक शब्द के अर्थगत प्रभाव बताने वाली शक्ति को व्यंजना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यंजना कहते हैं। तो ये तीन प्रकार की अपनी शब्द शक्ति होती है। ठीक है, कितने प्रकार की शब्द शक्ति होती है, तीन प्रकार की। अमिधा, ये फर्स्ट हो गई हमारी,
दूसरा कौन सा अपना व्यंजन लक्षणा, और तीसरी हो गई हमारी व्यंजना। किनके आधार पर? वाचक, लक्षक और व्यंजक, ये तीन शब्द के आधार पर इन्हीं शब्द का अर्थ बताने वाली शब्द संधियां अमिधा, लक्षणा और व्यंजना हो गई। यहाँ तक तो आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये टॉपिक थोड़ा सा क्रिटिकल रहता है, लोगों को जल्दी समझ में नहीं आती, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बहुत इजीली लेकर के चल रहा हूँ। ओके, तो तीन प्रकार की शब्द शक्तियां होगी, अमिधा, लक्षणा और व्यंजना, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। ओके, अब एक यहाँ पास में एक लाइन लिखता हूँ, यहाँ पास में एक लाइन लिखता हूँ। अमिधा से आपका किसका बोध होता है? अमिधा से किसका बोध होता है? अमिधा से मुख्यार्थ का बोध होता है। किसका? मुख्यार्थ का। अब मुख्यार्थ क्या चीज? ठीक है, मुख्यार्थ क्या चीज होती है? तो यहाँ पे लिखते हैं अपन, अमिधा से मुख्यार्थ का बोध होता है, ठीक है। अमिधा से आपके मुख्यार्थ का बोध होता है। लक्षणा से मुख्यार्थ से संबंध लक्ष्यार्थ का बोध होता है, ठीक है। लक्षणा से मुख्यार्थ से संबंध लक्ष्यार्थ का, मुख्यार्थ से संबंध लक्ष्यार्थ का बोध होता है, ठीक है। मुख्यार्थ से संबंध लक्ष्यार्थ का बोध होता है। और व्यंजना में क्या होता है? व्यंजना के अंदर क्या होता है? व्यंजना के अंदर तो ना तो मुख्यार्थ का बोध होगा, ना तो लक्ष्यार्थ का होगा, बल्कि इन दोनों से भिन्न व्यंग्यार्थ का बोध होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ना मुख्यार्थ का, ना मुख्यार्थ का, ना लक्ष्यार्थ का, ना लक्ष्यार्थ का, बल्कि इन दोनों से भिन्न व्यंग्यार्थ, ठीक है। बल्कि इन दोनों से भिन्न व्यंग्यार्थ का बोध होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर होगी बात? कहने का मतलब क्या है? अब ये समझना पड़ेगा ना, वो क्या है मुख्यार्थ, क्या है लक्ष्यार्थ, क्या है, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है यार ये तो, है ना। देखो, मुख्यार्थ का बोध होता है। मुख्यार्थ का मतलब है कि जो आप अपने मुंह से बोलते हो, तो जो आपने बोला उसका अर्थ वही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। उसका अलावा और कुछ नहीं है, जिसका मतलब ये है कि वो मुख्यार्थ का बोध हो रहा है। मतलब जो आप बोल रहे हो ना उसका डायरेक्ट अर्थ निकल रहा है, जो पहली बार में अर्थ निकल गया, ठीक है, पहली बार में अर्थ निकल गया, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि ये हिंदी की पुस्तक है, यह हिंदी की पुस्तक है, तो इसका मतलब ये कि वो हिंदी की ही पुस्तक है, उसका और कुछ अर्थ नहीं निकलेगा, और कुछ अर्थ नहीं निकल सकता। मतलब मैंने जो बोला उसका वही अर्थ है, मुख्यार्थ का बोध हो रहा है। मतलब जो आपने अपने मुख से बोला उसका सिर्फ वही अर्थ है जो आप कहना चाहते थे, ठीक है। क्लियर हो गया ना? ये होती है अपनी अमिधा शक्ति। जैसे मैंने बोला कि वह पुस्तक है, ठीक है, वह पुस्तक है, इसका मतलब क्या है कि वह पुस्तक है, और कुछ अर्थ निकल रहा है क्या इसका? नहीं, वह पुस्तक है, तो मतलब ये पुस्तक ही है ना, इसका सेम अर्थ है। ये मतलब ये जो होती है अपनी अमिधा शक्ति, इसके बारे में अभी डिटेल में बताऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। लक्षण का मतलब क्या है? मुख्यार्थ से संबंधित लक्ष्यार्थ का बोध होगा। मतलब जो आप बोलेंगे उसका संबंध आपकी बातों से तो होगा, लेकिन अर्थ उसका अलग होगा, अर्थ कुछ और निकल के आएगा। अब बोला ये कैसा अर्थ है, समझ में नहीं आया। जैसे मैंने बोला आपको कि वह बैल है, क्या है? वह बैल है, ठीक है। चलो इसका भी लिख देता हूँ यहीं पे, वह बैल है, ठीक है, वह बैल है, ठीक है, वह बैल है। इसका मतलब क्या है? वह बैल है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, वह बैल है, इसका मतलब क्या है? या लिख देता हूँ, चलो वह को हटा देता हूँ, मैं तुम लिख देता हूँ, ठीक है। क्या लिख देता हूँ? तुम ज्यादा सही अच्छे से प्रोनाउंसिएशन दे रहा है इसका, लिख देता हूँ तुम बैल हो, ठीक है। इसको हटा करके हो लिख देता हूँ, तुम बैल हो। अब बताओ इसका मतलब क्या है? तुम बैल हो का मतलब क्या है? कि बैल मतलब क्या? बैल एक प्रकार का जानवर है, लेकिन तो तुम तो जानवर नहीं, मान लो किसी इंसान को तुम बोलते हो, ऐसे आप किसी इंसान को बोलते हो कि तुम बैल हो, इसका मतलब क्या है? वो बैल है, रियल में बैल है नहीं, वो तो इंसान है। तो इसका मतलब बैल का मतलब क्या है? यहाँ पास ये बैल का मतलब ये जानवर वाला बैल नहीं है, यहाँ पे बैल का मतलब है कि तुम क्या हो? तुम बेवकूफ हो। बैल बैल मतलब क्या होता है? तुम्हारा दिमाग नहीं है, समझ रहे हो ना? इसका अर्थ ये है कि तुम बहुत मूर्ख हो, तुम बहुत बेवकूफ हो, निरा बेवकूफ हो, ठीक है। तो बैल का मतलब क्या है? यहाँ पे बेवकूफी से है, ठीक है, मूर्खता से है। तो ये मतलब होता है कि मतलब संबंधित तो मुखार्थ से ही है, जो आप बोलो उसी से रिलेटेड है, लेकिन अर्थ उसका भिन्न होगा, कुछ अलग अर्थ निकल रहा होगा लक्षणा के अंदर, ठीक है। इसके अंदर जितने मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सारी चीजें आती है ना, ये सब लक्षणा के अंदर ही आती है, ठीक है। मुख्य जो आपके डिफरेंट टाइप के मुहावरे हो गए, लोकोक्तियां हो गई, व्यंग हो गए, रूढ़ी हो गई, प्रयोजन हो गए, सारे लक्षण के अंदर भेद आते हैं। अभी डिटेल में समझेंगे, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। व्यंजना क्या होता है?
व्यंजना के अंदर ये कि इसका ना तो लक्षण अमिधा से कोई मतलब है, ना तो लक्षणा से, इन दोनों से भिन्न जब कोई वर्ड आ गया है वो ना तो अमिधा से उसका अर्थ निकल पा रहा है ना तो लक्षणा से निकल पा रहा है, तब वो जाकर के उसका अर्थ व्यंजना से निकलेगा। तो ऐसी शब्द शक्ति कि जब किसी शब्द का अर्थ ना तो अमिधा से निकल पा रहा है ना लक्षणा से, किससे निकलेगा? डायरेक्ट हो जाकर के व्यंजना से निकलेगा। ठीक है, व्यंजना से निकलेगा और इसका हर कंडीशन पर अलग अलग अर्थ होता है। अब इसके बारे में भी अपन समझेंगे। जैसे उदाहरण ले लेता हूं मैं, ठीक है, जैसे मैं इसका उदाहरण ले लेता हूँ, जस्ट जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सूर्य अस्त हो गया। ठीक है, जैसे मैं क्या लिख दिया, सूर्य अस्त हो गया। अब ये सूर्य अस्त हो जाने का मतलब क्या है? अगर अपन इसको अमिधा में देखेंगे तो सूर्य अस्त हो गया। ठीक है, सूर्य मतलब सूरज भगवान अस्त हो गए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कुछ और है। अमिधा से इसका अर्थ नहीं निकल रहा है, इसका सिर्फ इतना ही मतलब नहीं है, इसका अर्थ इतना ही नहीं। अब यहाँ पास क्या कोई व्यंग माना जा रहा है, सूर्यास्त हो गया? नहीं, ये डिपेंड करेगा कौन किससे कह रहा है, कौन किससे कह रहा है। जैसे मान लो आप घर में आपके मम्मी पापा आपसे बोल रहे कि सूर्यास्त हो गया, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या लक्षण से निकल रहा है? नहीं निकल रहा ना, कि मतलब कुछ इसमें ना तो व्यंग यूज किया गया ना रूढ़ी यूज की गई है। अभी बात करेंगे इस पे। तो इसका मतलब कुछ और है, वो आपसे ये कहना चाहते हैं सूर्यास्त हो गया कि भैया अपनी कॉपी किताब निकाल के बैठ जाओ, ठीक है, वरना उठने वाला है, समझ जाओ फिर, है ना। अब उठने वाला है, ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ, तो अपनी कॉपी किताब निकाल के चुपचाप बैठ जाओ, ये ना होगा। मतलब अगर पापा आपसे बोलते हैं चलो सूर्यास्त हो गया, बैठ जाओ अपनी कॉपी किताब निकाल के। तो यहाँ पास जहां पर लक्षण काम ना करे, मतलब लक्षण से अर्थ ना निकले शब्दों का, जहां पे सॉरी जहां पे अमिधा से ना निकले, जहां पे लक्षण से ना निकले, वहां पर आपकी व्यंजना शब्द शक्ति काम आती है। तो ये तो हो गया एक इंट्रो तीनों का। ठीक है, लड़ो। अब मतलब बता रहा हूँ ना, अभी इतने पर अपने रुकना नहीं है। ठीक है, अभी इतने पर अपने को रुकना नहीं है, अभी और डिटेल में जाएंगे इनके अंदर। ठीक है, अभी इनके अंदर डिटेल में और जाने वाले हैं। ये तो जस्ट एक इंट्रो था। ठीक, इतना आई थिंक इंट्रो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे अपन अमिधा शब्द शक्ति के अंदर। ठीक है, अमिधा शब्द शक्ति के अंदर। ओके, तो व्यंजन व्यंजन में डाउट तो नहीं है। जैसे ना तो मुख्यार्थ का वो, जैसे आपने बोला सूर्यास्त हो गया, तो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा कि सूर्यास्त हो गया, अभी डायरेक्ट इसका अर्थ नहीं निकल रहा है यहाँ पे। ना तो लक्षण से निकल रहा है कि अस्त का कोई मतलब और हो, शब्द से में कुछ और मतलब नहीं है। तो इसका मतलब ये कि ये कह किससे रहा है। जैसे आपके दोस्त अगर बोल गए बताओ सूर्यास्त हो गया, इसका मतलब क्या? आपने गाना सुना ना, सूरज डूबा है यारो 2 घुट, हाँ, नशे के मारो। इसका मतलब आप अपने दोस्त को ये कहना चाहते हो, ये व्यंजना शब्द शक्ति है यहाँ पास, कि अब सूरज अस्त हो चुका है, ठीक है, अब आप 2 घूंट मादक पदार्थों का सेवन कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये कहने का मतलब है यहाँ पास। तो शब्द का जहां पास अमिधा ना अर्थ निकाल पाए ना लक्षण से निकले, वहां पास हमारी व्यंजना शब्द शक्ति काम आएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे की नहीं आ गई? ठीक है, अब चलेंगे अपन थोड़ी इनकी डिटेल के अंदर, थोड़ी इनकी डिटेल के अंदर। तो यहां तक तो हो गई अपनी शब्द शक्ति। ओके, शब्द शक्ति का एक ओवरव्यू। अब चलेंगे हम किसके अंदर? अब चलने वाले हैं हम पहली वाली शब्द शक्ति अपनी अमिधा शब्द शक्ति के अंदर। अमिधा, ठीक है, शब्द शक्ति, ठीक है, अमिधा शब्द शक्ति। ओके, अमिधा शब्द शक्ति। अब ये क्या होती है, देखिए अमिधा के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं अपन। ठीक है, जिस शक्ति के माध्यम से, डेफिनेशन तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, जिस शक्ति के माध्यम से, ठीक है, जिस शक्ति के माध्यम से, जिस शक्ति के माध्यम से, जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का साक्षात साक्षात संकेतिक संकेतिक अर्थ, ठीक है, संकेतिक अर्थ बोध हो, ठीक है, बोध को अमिधा शब्द शक्ति कहलाती है। ठीक है, उसे अमिता, देखो मेरे को आप बोलो भैया आप इतना डिटेल में क्यों लिख रहे हो, क्योंकि ये पीडीएफ देनी पड़ती है हमको अपने एस्पिरेंट्स को, ठीक है, जो ऑलरेडी ज्वाइन है, तो उनको ये देने के लिए हमको डिटेल में लिखना पड़ता है। उसे अमिता शब्द शक्ति
कहते हैं। ठीक है, देखो क्या है? जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का साक्षात संकेतिक अर्थ बोध हो। साक्षात संकेतिक का मतलब है कि जो शब्द कहना चाहता है वही अर्थ हो, उसका कुछ और अर्थ ना निकले। ठीक है, साक्षात संकेतिक मैंने बता दिया ना, साक्षात संकेतिक मतलब है पुस्तक है क्या, वही पुस्तक ही है ना, उसका और कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इसका और उदाहरण मैं लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे उदाहरण लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। इसका एक उदाहरण है, बैल खड़ा है। ठीक है, क्या है? बैल खड़ा है। अब इसमें बताओ, बैल खड़ा है क्या है आपका? बैल कोई जानवर है जो कि खड़ा है। अपन मन में यही पहली बार आती है ना, हाँ बैल का कुछ और अर्थ नहीं निकल रहा है यहाँ पे। बैल एक प्रकार का जीव है जो कि खड़ा है, नॉर्मल है। आपने जो मुख से बोला ना वही इसका अर्थ है। तो इस प्रकार की शब्द शक्ति अमिधा होती है। ठीक है, इस प्रकार की शब्द शक्ति को अमिधा, जिसका साफ सांकेतिक अर्थ जो आप कह रहे हैं, जो आप कहना चाहते हैं, किसी प्रकार का कोई तुलना, कोई उपमा, कोई व्यंग्य यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। जो कहेंगे उसका अर्थ वही होगा। ठीक है, इस प्रकार की शब्द शक्ति को क्या बोलते हैं? अमिधा शब्द शक्ति कहते हैं। इसको शब्द की प्रथमा शक्ति भी कहते हैं, आल्सो नोन एज द फर्स्ट वर्ड पावर ऑफ वर्ड। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे शब्द की प्रथमा शक्ति। ठीक है, शब्द की प्रथमा शक्ति भी कहते, ठीक है, कहते हैं। ठीक है, शब्द की प्रथमा शक्ति भी कहते हैं। ओके, प्रथमा शक्ति मतलब प्रथमा शक्ति। ठीक है, प्रथमा वाली इसके बाद दूसरी लक्षण आएगी, फिर तृतीय आपकी व्यंजन आएगी, जिसको शब्द की प्रथमा शक्ति भी कहते हैं। आई थिंक इसमें तो कोई डाउट अब नहीं होगा आपको। अब इसका एक उदाहरण बहुत प्यारा सा देता हूँ मैं। ठीक, निराला की एक कविता है। ठीक है, किसकी? निराला जी की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। ठीक है, निराला। ओके, ये निराला लिखा है मैंने। निराला जी की एक कविता है। क्या निराला जी की कविता है समझनी जरूरी है। वह तोड़ती पत्थर। ठीक है, वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। ठीक है, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। ठीक है, ये है आपका कविता। ओके, ये दो कुछ पंक्तियां हैं, ये किसकी है? निराला जी की है। कहना क्या चाहते हैं कि वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। इसका आप कोई भिन्न अर्थ निकाल कर दिखाइए, नहीं निकाल सकते ना। इसका एक ही अर्थ है, जो आप कहना चाहते हैं वही अर्थ है। इसमें अमिधा शब्द शक्ति है। ठीक है, अमिधा शब्द शक्ति। वह तोड़ती पत्थर मतलब वह पत्थर तोड़ रही थी, मैंने उसे इलाहाबाद के रास्ते पर देखा। ठीक, इसका यही अर्थ है, इसके अलावा कोई अर्थ है नहीं है। एक और कविता दे सकते हो। ठीक है, जैसे आप मान लो गांव से बिलोंग करते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो? गांव से। ठीक है, गांव के लोग इस चीज को समझ पाएंगे। ठीक है, मेरी इस भावना को गांव के लोग समझ पाएंगे। ठीक है, गांव में पता है, गांव में जो गाय गोबर करती है ना, गाय जो गोबर करती है, मान लो ये गाय है। ठीक है, ये गाय क्या करती है? गोबर करती है। तो गोबर के लोग ना उबले बना लेते हैं। उबले मतलब उसको एक साइज के अंदर शेप में ढाल देते हैं। ठीक है, इस उबले बोलते हैं उसको। ठीक है, क्या बना लेते हैं? उबले बना लेते हैं। और ठीक है, उसको देसी भाषा में कंडे भी बोलते हैं, कंडे बोलते हैं। तो ऐसे बना लेते हैं, फिर इनको ठंडी वगैरह में जला करके अपनी, ठीक है, खाना वाना बना लेते हैं कि आग वाग के लिए काम आती है चीज। ठीक है, तो अगर आप जा रहे हो, मान लो अपनी अपने बाबू की गली से गुजर गए आप लाइफ किसी भी टाइम पर, ऐसे आप उस गली से गुजर गए और आपकी बाबू वहाँ पास कंडा कंडा मतलब ये कंडे बना रही थी। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि वह थापती कंडे, मैंने देखा मैंने उसे उसकी गली पर। ठीक है, देखा मैंने उसे उसकी गली पर। गली पर। ओके, तो यहाँ पे उसका क्या मतलब है? वह थापती कंडे मतलब कंडा थाप रही थी, कंडे थाप रही थी। थापना मतलब होता है बनाना, उस शेप में डालना। ठीक है, उस शेप में डालना। वह थापती कंडे, देखा मैंने उसे उसकी गली पर। उसकी गली पर आप गए तब आपने उसे देखा, इसका वही अर्थ है। यहाँ पर कौन शब्द शक्ति है? यहाँ पर आपकी अमिधा शब्द शक्ति है। ठीक है, अब जो लोग गाँव वाले ना, वो लोग समझ सकते हैं मेरी भावनाओं को। ठीक है, मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। ठीक है, वो लोग इस चीज को फील भी किए होंगे। ठीक है, जैसे आप अपने बाबू को सुबह सुबह गली में गए, उनकी गली में गए, तो ये काम कर रही थी। ठीक है, कई सारी लड़कियां मेरे से ना गुस्सा हो जाती है, सर आप हमेशा ऐसे क्या बोलते रहते हैं, हम लोग ऐसे थोड़ी करते हैं। मैं गांव वालों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, हाँ, ठीक है। तो ये हो गई हमारी अमिधा शब्द शक्ति। अमिधा शब्द शक्ति आई थिंक अब सबके समझ में आ गई होगी। यहाँ से तो अब कोई डाउट नहीं बचा होगा। ठीक है,
तो ये हो गए हमारे अमिधा शब्द शक्ति। अब आप देख के बता सकते हो, ठीक है। अगर आपको पहली बार में समझ में आ जाए एकदम सिंपल तरीके से तो आपकी अमिधा शब्द शक्ति है, ठीक है। आगे चलें क्या? चलिए, ये पहला आपको समझ में आ गया अमिधा शब्द शक्ति। अब चलेंगे अपन दूसरे शब्द शक्ति की तरफ, जो कि आपकी कौन सी है? लक्षणा शब्द शक्ति। कौन सी है? लक्षणा शब्द शक्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो अमिधा शब्द शक्ति का है वो उतना खास महत्व नहीं है काव्य के अंदर, ठीक है। उतना कुछ खास महत्व नहीं है। देखो, शब्द शक्तियों को प्रयोग कहाँ पे किया जाता है ये भी समझना जरूरी है। देखो, काव्य के अंदर, अब बोलो भैया काव्य क्या होता है? काव्य दो तरीके से काव्यों की रचना होती है। शब्दों का सुव्यवस्थित क्रमबद्ध समूह या क्रमबद्ध रचना काव्य कहलाती है। जैसे कई सारे शब्दों को मैं सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से संजो दूं, लिख दूं, तो हमारा काव्य कहलाएगा, ठीक है। जैसे आपने पंचवटी काव्य पढ़ा होगा, बहुत प्यारा काव्य है ना। दिनकर दिनकर बोल रहा हूँ मैं, रामधारी सिंह का, ठीक है, दिनकर जी का, बहुत मतलब सॉरी मैं रामधारी मैथिली शरण गुप्त का, ठीक है। पंचवटी आपने सब रचना पढ़ी होगी, कितना प्यारा काव्य हो, है ना। तो उसके अंदर क्या है? कुछ शब्दों को तो जिन तुहिन कणों से धरती हर्षित होती है, कितनी प्यारी प्यारी लाइन उसमें लिखी है। तो उसके अंदर क्या है? कुछ शब्दों को संजो के लिख दिया गया है, तो अपना काव्य कहला गया, ठीक है। तो काव्य के अंदर अमिधा को उतना अच्छा प्रयोग नहीं होता, क्योंकि अमिधा तो शुद्ध है। एक देखो यहाँ पर आपने काव्य पढ़ा, इसमें क्या किसी प्रकार का कुछ मतलब मजा रहा होगा? तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वो उतना ज्यादा काव्य के अंदर नहीं है। लेकिन एक जो ठीक है, रामचंद्र शुक्ल है जो हमारे, उन्होंने कहा था कि वास्तव में जो आपका काव्य के अंदर चमक आती है, ठीक है, चमक मतलब वो बहुत प्यारा लगता है, ठीक है। जैसे एक काव्य आपको मैं सुनाता हूँ, आपको रामचरितमानस के अंदर है, ठीक है, कि ठीक है, राम के रूप निहारत जाने की कंगन के नग की परछाई, याद सब सद भूल गई करटे की रही पलटारत नहीं। कितना प्यारा इसमें काव्य लिखा हुआ है कि राम के रूप को निहारती कंगन की नंग की परछाई में, ठीक है। तो वहां पास क्या है? यहाँ पास अगर ये अमिधा का प्रयोग किया होता ना, तो वो उतनी चमक नहीं आती, वो बात नहीं बनती, है ना। तो वहां पास काव्य में जो चमक आती है ना, वो आती है व्यंजना के कारण और लक्षणा के कारण। लेकिन वो जो प्रयोग होता है वो कहाँ होता है? अमिधा के पर ही होता है, ठीक है। तो अमिधा का रोल है, ऐसी बात नहीं है। प्रयोग कहाँ पर? उन लक्षणा और आपके व्यंजना का प्रयोग होता है अमिधा के अंदर, क्योंकि शब्द अमिधा में ही सिंपल मिलेंगे। इन पर प्रयोग करके कुछ अलंकार का, कुछ काव्यों का प्रयोग करके इनके अंदर चमक आ जाती है, तो एक कंप्लीट आपका काव्य तैयार होता है। तो ये जो शब्द शक्ति है, इनका प्रयोग आपका काव्य के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। काव्य के अंदर अभी लक्षण पढ़ते हैं, फिर आपको आएगा मजा, ठीक है। तो अमिधा का उतना खास रोल तो नहीं है, बट जो काव्य जो चमक आती है किनके कारण? लक्षण और व्यंजना कारण, उनका प्रयोग होता है अमिधा के अंदर, ठीक है। समझ गए ना? तो ये अमिधा का रोल है बस काव्य के अंदर। अब अगला पॉइंट है अपना लक्षणा शब्द शक्ति। देखिए, लक्षणा शब्द शक्ति की अगर बात करूं, लक्षणा शब्द शक्ति की अगर मैं बात करूं, तो देखो लक्षण जो शब्द शक्ति है जहां पर अमिधा से, इसमें थोड़ा सा इसके बारे में लिखते हैं, इसके बाद फिर बात करते हैं, ठीक है। तो क्या होती है अपनी अमिधा के असमर्थ हो जाने पर, ठीक है। अब बात हुई यहाँ पर, ये जहां पर अमिधा से अर्थ अपना निकल पा रहा हो, अमिधा की असमर्थ, यकीन मानो इतने शानदार तरीके से मैं बता रहा हूँ ना, किसी ने यूट्यूब में नहीं पढ़ाया होगा, इतने सरल तरीके से। अमिधा के असमर्थ हो जाने पर, अमिधा के असमर्थ हो जाने पर जिस शक्ति के माध्यम से, जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ, शब्द के अर्थ का बोध, शब्द के अर्थ का बोध हो, उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं, ठीक है। लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं, उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। अमिधा के असमर्थ हो जाने पर, अमिधा मतलब अमिधा का किससे संबंध था? मुख्य अर्थ से, मतलब जो आप बोल रहे हो उसका अर्थ वही है, लेकिन अब आप जो कुछ बोल रहे हो उसका अर्थ वो नहीं है, वो कुछ और है। मतलब अमिधा यहाँ पास असमर्थ हो चुकी है, आप जो बोल रहे हो उसका अर्थ डायरेक्ट नहीं निकल रहा है, अमिधा असमर्थ हो चुकी है, अब कोई और अर्थ निकल रहा है। तो वहां पास कौन सी शब्द शक्ति अर्थ बताएगी? उस शब्द की शक्ति को बोलते हैं लक्षणा शब्द शक्ति। क्या बोलते हैं? लक्षणा शब्द शक्ति। अब देखो लक्षणा की ना मुख्यतः तीन शर्तें होती हैं, इस लक्षणा शब्द शक्ति की तीन शर्तें होती हैं, ठीक है। कितनी शर्तें होती हैं? कुछ शर्तें होती हैं, तीन शर्तें होती हैं मुख्यतः। पहली शर्त कौन सी है? पहली है मुख्यार्थ में बाधा। क्या है? मुख्यार्थ में बाधा, ठीक है। मुख्यार्थ में बाधा, ठीक है, ये पहली शब्द शक्ति है, मुख्यार्थ में बाधा। मुख्यार्थ में बाधा का मतलब क्या है? कि जो आप बोलेंगे उसमें अब बाधा आ चुकी है, वहां पर हमारी लक्षणा होगी। मतलब जो आप बोल रहे थे अमिधा में, उसमें डायरेक्ट उसका अर्थ नहीं निकल रहा, कुछ और निकलेगा, ठीक है।
मुख्यार्थ में बाधा का मतलब ये है, इसमें मुख्य अर्थ, ठीक है, मुख्य अर्थ लागू नहीं होता है, ठीक है, लागू नहीं होता है, ठीक है। मुख्य अर्थ का मतलब है जो उसका मेन, जैसे बैल खड़ा है, अब बैल खड़ा है तो वहां पास तो ठीक है, सिंपल समझ में आता है, लेकिन तुम बैल हो तो इसका मतलब बैल तो सेम जगह है, वहां पे खड़ा था, वहां पे क्या है, बैल है, तो यहाँ पास इस बैल का कुछ और अर्थ है, बैल का अर्थ यहाँ पर मूर्खता से है, ठीक है, तो यहाँ पास इसका दूसरा अर्थ होगा। दूसरा वाला क्या है इसका शर्त, दूसरा शर्त क्या होता है इसका, दूसरा शर्त होता है इसका मुख्यार्थ व लक्ष्यार्थ में संबंध। ऐसा नहीं कि इसका अर्थ भिन्न है तो संबंध खत्म हो जाएगा, संबंध रहेगा। मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ में संबंध, ठीक है, मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ में संबंध, ये भी है एक, ठीक है, ये भी है एक, ठीक है, ओके, मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ में संबंध, ओके, मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ में संबंध। इसके अंदर क्या होता है, जब मुख्य अर्थ मतलब क्या होता है, जो उसका मुंह से निकला जो अर्थ है, ठीक है, मुख्य अर्थ, ये मुख्य नहीं है, मुख्य है, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं, मुख्य अर्थ, जब मुख्य अर्थ बाधित हो जाता है, क्या हो जाता है, बाधित हो जाता है, बाधित मतलब जो मेन अर्थ होना चाहिए था जब वो बाधित हो जाता है, ठीक है, जब मुख्य अर्थ बाधित हो जाता है तो उसके स्थान पर दूसरा अर्थ लिया जाता है, ठीक है, उसके स्थान पर दूसरा अर्थ लिया जाता है, तो उसके स्थान पर दूसरा अर्थ लिया जाता है, ठीक है, उसके स्थान पर दूसरा, मतलब मुख्यार्थ में बाधित, लेकिन उसके स्थान पर कोई दूसरा गौण अर्थ लिया जाता है, कौन सा अर्थ, कोई दूसरा गौण अर्थ लिया जाता है, ठीक है, लेकिन जो दूसरा अर्थ लिया जाएगा वो निश्चित रूप से ऐसा नहीं कि मुख्यार्थ से उसका संबंध नहीं होगा, मुख्यार्थ से उसका संबंध होगा बट अर्थ दूसरा लिया जाएगा, ठीक है, ये दो हो गए। एक और शर्त है, पता क्वेश्चन में ऐसे नहीं पूछेगा शर्त बताओ, ये कैसा पूछ देगा कि इनमें से टॉपिक दे देगा, बताओ इनमें से कौन सा लक्षण के शर्तें नहीं है, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से 3 रहेंगे, एक नहीं रहेगा, तो आपको पता होना चाहिए पहला क्या, मुख्यार्थ में बाधा, दूसरा मुख्यार्थ में लक्ष्यार्थ में संबंध, और तीसरा होता है हमारा कौन सा, रूढ़ि या प्रयोजन। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रूढ़ि या प्रयोजन, रूढ़ि या प्रयोजन, रूढ़ि या प्रयोजन का मतलब क्या होता है कि उन शब्दों में आपको या तो रूढ़ि का इस्तेमाल दिखेगा, रूढ़ि क्या होती है, रूढ़ि मतलब कोई भी ऐसे शब्द जो प्रचलित हो चुके हैं, लोकवाद के कारण, एरिया के कारण जो प्रचलित हो जाते हैं उनको रूढ़ि बोलते हैं, और या किसी प्रयोजन से उनका प्रयोग किया जा रहा है तो वो प्रयोजन कहलाते हैं, ठीक है। वैसे रूढ़ि की बात करता हूँ, ठीक है, लिखता हूँ यहाँ पे, फिर मैं समझाता हूँ रूढ़ि प्रयोजन में क्या मतलब है, डाउट हो सकता है ना आपको। मुख्य अर्थ छोड़ करके, ठीक है, मुख्य अर्थ छोड़कर, ठीक है, मुख्य अर्थ छोड़कर उसके दूसरे अर्थ को अपनाने, ये दूसरा अर्थ अपन अपना रहे हैं तो उसके पीछे कोई 2 चीजें होती हैं, एक तो हमारी रूढ़ि होती है, एक हमारी प्रयोजन होता है, ठीक है, हमारा कुछ प्रयोजन होता है, ओके, हमारा कुछ प्रयोजन होता है, ठीक है, अपनाने से संबंधित, इससे इनसे संबंधित, इनसे संबंधित है, किससे संबंधित है, रूढ़ि प्रयोजन से। अब रूढ़ि क्या चीज होती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रूढ़ि को, ठीक है, रूढ़ि को क्या होती है, देखो रूढ़ि क्या होती है, रूढ़ि मतलब प्रयोग के आधार पर, किसके आधार पर, बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाने लगा तो प्रयोग के आधार पर वो प्रचलित हो गई है, कुछ ऐसी चीज जो प्रचलित हो गई उसी को रूढ़ि बोलते हैं, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, रूढ़ि बोलते हैं, ठीक है, जो लोकल कहने की, ये किसी बात को बार बार करके तो ज्यादा प्रचलित हो जाती है। अब बोले ऐसी कौन सी बात है, जैसे मैंने बोला कि 9 2 11 हो जाना, क्या बोला मैंने, 9 2 11 हो जाना, ठीक है, 9 को मैंने ऐसे 9 लिख दिया बट ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है, चलो इसको फिर से लिख देता हूं, 9 2 11 हो जाना। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या तुम 9 की जगह में क्या 10 2 40 बोल सकते हो, 10 2 20 बोल सकते हो, 10 2 12 बोल सकते हो, नहीं बोल सकते ना, ये 9 2 11 ही क्यों फेमस है,
क्योंकि ये रूढ़ी थी, फेमस हो गई है, प्रचलित हो गई है। तो ऐसे जो होती है इनको रूढ़ी बोलते हैं, ठीक है, इनको रूढ़ी बोलते हैं। ओके, जो ऐसे काव्य, जो ऐसे कुछ बातें जो फेमस हो गई, प्रसिद्ध हो गई है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, हम रूढ़ी बोलते हैं। ओके, क्लियर हो गई ना बात। रूढ़ी क्या है, प्रयोग के आधार पर जो प्रचलित हो जाते हैं उनको रूढ़ी बोलते हैं। तो जो अपन दूसरा अर्थ लेंगे ना वो इन्हीं रूढ़ी के आधार पर हो सकता है, या कि अगले जो अपन पढ़ने वाले प्रयोजन के आधार पर हो सकता है। ठीक है, तो रूढ़ी समझ में आ गई। अगले दिखाता हूँ प्रयोजन क्या चीज होती है। ठीक है, प्रयोजन क्या होती है, देखो जब अपन किसी मेन अर्थ ना लेकर के, जैसे मैंने कुछ बोला कि बैल है, तो बैल का अगर अपन मेन अर्थ नहीं ले रहे हैं, तो अगर कुछ और अर्थ ले रहे हैं तो दो तरीके से लेते हैं, रूढ़ी के आधार पर या प्रयोजन के। रूढ़ी मतलब कुछ ऐसे हो जैसे 9 2 11 हो जाना, कुछ और ऐसी रूढ़ियां होती हैं, अभी बात करेंगे। प्रयोजन के आधार पर अगर अपन मान लीजिए उनका अर्थ ले रहे हैं, तो प्रयोजन क्या होता है, प्रयोजन के आधार पर अगर देखिए अपन अर्थ, तो प्रयोजन के आधार पर, तो प्रयोजन का मतलब ये होता है कि हमारे मन में मान लो तो कोई अभिप्राय है, ठीक है, मानो मैं किसी को कुछ बोलना चाहता हूँ और वो डायरेक्ट शब्दों से प्रकट नहीं हो रहा है, ठीक है, मानो मेरे मन, इसको इरेज करता हूं, ठीक है, मेरे मन का अभिप्राय, ठीक है, मेरे मन का अभिप्राय, जो शब्द अपन ने प्रयोग किया, ठीक है, प्रयुक्त शब्द से प्रकट ना हो, प्रयुक्त शब्द से प्रकट ना हो, ठीक है, प्रयुक्त शब्द से प्रकट ना हो, तो वहां पर मैं कुछ ऐसे शब्द प्रयोग करता हूं जिससे कि वो अर्थ प्रकट हो जाए, ठीक है, जो कि वो अर्थ प्रकट हो जाए, तो उसको बोलते हैं प्रयोजन। क्या बोलते हैं, प्रयोजन। जैसे मैं कहना चाहता हूं कि कोई बहुत मूर्ख है, कोई बहुत मतलब बेवकूफ टाइप का इंसान है, अतिशय मूर्ख है, निरा मूर्ख है, ठीक है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, तुम मूर्ख हो, तो वो बात समझ नहीं आ रही, वो भावना निकल के नहीं आ रही है, ठीक है। पर अगर मैं बोल देता हूँ कि तुम बैल हो, क्या बोल देता हूँ, तुम बैल हो, तो इसका मतलब समझ ना, यहाँ पास बैल का मतलब क्या है, यहाँ पास बैल का एक विशेष प्रयोजन क्या है, बैल का एक विशेष प्रयोजन मूर्खता से है, ठीक है, किससे, अतिशय मूर्ख, निरा मूर्ख जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है, अतिशय मूर्ख। तो यहाँ पास ये जो बैल का प्रयोजन है किससे है, निरा मूर्खता से है, ठीक है, निरा मूर्खता से। ओके, तो ये जो बैल का प्रयोजन किसकी मूर्खता से है, तो मैं यहाँ पास अगर बोलता कि तुम मूर्ख हो, तो वो बात जब मेरी थोड़ी सी मतलब बात में गहराई नहीं थी, ठीक है। यहाँ पास अगर मैं बोलता हूँ तुम बैल हो, तो बैल का मतलब अच्छा मूर्ख से, यहाँ पास मैंने एक मेरा प्रयोजन है, विशेष प्रयोजन है इस बैल को प्रयोग करने का, ठीक है, तो यहाँ पास ये प्रयोजन होता है। जैसे दूसरा मैं आपको समझाता हूँ, दूसरा मैंने बोल दिया कि आपकी जो बाबू है वो क्या है, गाय है, ठीक है, इस माने तो आपकी बाबू बहुत सीधी सादी है, आपकी बाबू बहुत सीधी सादी है, तो आप क्या बोलोगे उसको, बाबू मेरी बहुत सीधी सादी, ऐसे बोलो बाबू बहुत सीधी सादी है, वो फीलिंग नहीं आ रही है, वो मतलब वो बात दिल से निकल नहीं पा रही कि एक्चुअली वो सीधी सादी कैसे व्यक्त करे, तो ऐसा बोल सकते हो कि बाबू गाय है। क्या बोल सकते हो, बाबू गाय, मेरी बाबू गाय, ठीक है, ऐसा नहीं, लेकिन मैं ये मेरी मतलब आपकी, ठीक है, ये मेरी मतलब आपकी, ठीक है, ये मेरी मतलब आपकी है, मेरी, ठीक है, मेरी बाबू गाय। अब गाय का मतलब क्या है, यहाँ पास ये गाय को प्रयोग करने का एक विशेष प्रयोजन है, ठीक है, ये गाय को प्रयोग करने का यहाँ पास एक विशेष प्रयोजन है। प्रयोजन का मतलब क्या है, गाय का मतलब वो नहीं कोई रियल में गाय है, तो भाई इंसान है ना, आपकी बाबू इंसान ही है ना, कंफर्म ना, हाँ तो इंसान है, तो इंसान है इसका मतलब है कि वो गाय तो नहीं है। तो इसका प्रयोजन क्या है, प्रयोग करने का प्रयोजन ये है कि वो बहुत सीधी सादी है, ठीक है, क्या है वो, सीधी सादी है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पास गाय बोल दिया, तो यहाँ पास अब प्रकट हो गया इसका अर्थ बहुत सीधी सादी है। तो इस तरीके से प्रयोजन के माध्यम से लक्षण के अर्थ प्रकट किए जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको लक्षण शब्द शक्ति समझ में आ चुकी होगी, क्लियर ना। अब इसमें जितने भी प्रकार के आपके व्यंग, अलंकार, ठीक है, या लोकोक्तियां, जितनी चीजें होती है सब लक्षण के अंदर आती है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ओके, मुहावरे, लोकोक्तियां, जो भी चीजें आती है वो सारी इसी के अंदर आती है, ठीक है। क्या क्या आते हैं, जैसे मुहावरे, लोकोक्तियां, ठीक है, मुहावरे, लोकोक्तियां, ओके, मुहावरे, लोकोक्तियां, ठीक है, आप लोग गलती से मत बोलना कि मेरी बाबू गाय है, ठीक, वो अगर वो समझती होंगी ना कि यहाँ पास लक्षण शब्द शक्ति है तो समझ जाएंगी। मान लो उन्होंने आपको आपकी इन बातों को अमिधा में लगा लिया, ठीक है, कि मेरी बाबू गाय है, तो गाय का मतलब अगर अमिधा में सोचेंगे तो एक पशु है ना, तो इसका मतलब कि आप उनको जानवर कह रहे हैं, तो फिर आपकी खैर नहीं। लेकिन अगर उनके अंदर दिमाग होगा तो वो क्या करेंगे, इस गाय को शब्द को सीधे साधे है, बड़ी सिंपल हूं मैं, तो फिर अपनी बात समझ जाएगी वो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ को ध्यान के देखना है कि वो कितनी समझदार है, उसके हिसाब से इसका प्रयोग करना है।
अगर वो सिंपल समझेंगे इसको अमिधा के अंदर तो समझ जाओ कि मतलब वो अपने आप को पशु समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पास एक गाय का मतलब पशु नहीं है, गाय का मतलब सीधी साधी से है। ठीक है, हाँ समझ गए बात ना। तो ये मुहावरे और लोकोक्तियां जो आती है सारी चीजें ये सब इसी के अंदर आती है, लक्षणा के अंदर ही इसका प्रयोग होता है। ओके, अब बात क्लियर हो चुकी होगी। अभी लक्षणा एक प्रकार की नहीं होती, लक्षणा एक्चुअली में 2-3 प्रकार की होती है, लक्षणा के भी भेद होते हैं। ठीक है, यहाँ पास लक्षणा के भी भेद होते हैं, लक्षणा के भेद। ठीक है, लक्षण मैंने आपको समझा दिया, अब मैं लक्षण के भेद आपको बता देता हूँ। ठीक है, लक्षण के भेद देखो, लक्षण जनरली 2 प्रकार की होती है, जैसे मैंने बताया ना, रूढ़ि के आधार पर और प्रयोजन के आधार पर। तो इसी के आधार पर हमें 2 भेद होते हैं, एक होते हैं रूढ़ा लक्षणा और दूसरा होता है हमारा कौन सा, दूसरा होता है हमारा प्रयोजनवती लक्षणा। ठीक है, प्रयोजनवती लक्षणा। पहला हो गया रूढ़ा लक्षणा, दूसरा हो गया प्रयोजनवती लक्षणा। ठीक है, प्रयोजनवती लक्षणा। ठीक है, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। अब आगे देखते हैं। सॉरी, मैंने यहाँ पे इसको छोटी वाली लिख दिया, ये बड़ी वाली है। ठीक, ये बड़ी वाली थी, प्रयोजनवती है। ठीक है, वत्ती नहीं है, वत्ती है। ओके, प्रयोजनवती लक्षणा। तो रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। अब देखिएगा रूढ़ा लक्षण के बारे में, इसके भी 2 भेद होते हैं। ठीक है, रूढ़ा लक्षणा के भी 2 भेद हैं। रूढ़ा लक्षण मतलब क्या होता है, जहां पे रूढ़ियों का इस्तेमाल करके, किसका इस्तेमाल करके, रूढ़ों का इस्तेमाल। रूढ़ी मतलब जो फेमस हो गई, जो प्रसिद्ध हो गई। 2 तरीके से अपने को समझ सकते हैं, जैसे 2 तरीके से इसको देखो, एक तरीके से तो गद्य में यूज हो जाता है, गद्य मतलब गद्य रचना के अंदर, एक तो इसका पद्य रचना के अंदर इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, गद्य के अंदर और पद्य के अंदर। तो गद्य के अंदर अगर कोई इस्तेमाल हो रहा है, जैसे बोल देता हूँ, आप तो एकदम राजा हरीशचंद्र है। क्या है, आप तो राजा हरीशचंद्र है। यहाँ पे इसको उदाहरण लिख देता हूँ मैं, आप तो राजा हरीशचंद्र। ठीक है, हरीशचंद्र है, इसका मतलब क्या है, आप सच में राजा हरीशचंद्र है क्या? नहीं, यहाँ पे जो राजा हरीशचंद्र, इनका मतलब ये कि राजा हरीशचंद्र बहुत सत्यवादी थे, है ना, बहुत सत्यवादी, तो फेमस हो गए थे अपने नाम से, भाई वो तो राजा हरीशचंद्र है। तो ये एक प्रकार का रूढ़ा है, रूढ़ ही है। ठीक है, कि मतलब ये जो प्रसिद्ध हो गई समय के साथ। ठीक है, एक प्रसिद्ध हो गई, तो इस तरीके से जो रचना की जाती है रूढ़ा लक्षण के अंदर आती है। जैसे अपन किसी को बोलते हैं ना, आप तो एकदम राजा हरीशचंद्र, मतलब आप बहुत न्यायप्रिय, बहुत सत्यवादी इंसान हो। ठीक है, ये अपन कहने का मतलब है। तो ये रूढ़ी एक फेमस हो गई। यहाँ पास ये पद के अंदर जैसे क्या होता है, पद के अंदर एक तुलसीदास जी की कविता है कि आग बड़वागी ते बड़ी आगी। ठीक है, आगी बड़वागी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, आगी। ठीक है, आगी बड़वागी ते बड़ी है, ते बड़ी है आगी। ठीक है, ठीक है, ते बड़ी है आगी पेट की, ते बड़ी है आगी पेट की। ठीक है, आगी बड़वागी। ठीक है, ठीक है, आग बड़वागी ते बड़ी है पेट आगी। इसका मतलब क्या है, देखिए, इसके तुलसीदास जी की रचना है, आग बड़वागी ते बड़ी है पेट आगी। इसका मतलब ये कि समुद्र में लगने वाली आग से भी बड़ी है किसके, पेट की आग। मतलब इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि जो हमारे पेट के अंदर, ठीक है, जो हमारे पेट के अंदर अग्नि होती है ना, वो उसकी जो तीव्रता है वो किससे बड़ी है, वो समुद्र में लगने वाली आग से भी बड़ी है, समुद्र में लगने वाली आग से भी बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पास ये पद्य के अंदर एक प्रकार की रूढ़ी फेमस हो गई है, और गद्य के अंदर ये, तो ये रूढ़ी का प्रयोग करके जहां पास अपन को अर्थ की शक्ति का बोध हो रहा हो, वहां पे क्या बोलते हैं, ये रूढ़ा लक्षण। और यहाँ पर ऐसे ही प्रयोजनवती लक्षण, प्रयोजन के आधार पर, जैसे मैंने बताया ना कि आप किसी चीज को अगर कहना चाहते हैं, आप अपने सुंदर शब्दों से डायरेक्ट नहीं कह पा रहे हैं, आप उनको कुछ विशेष प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके कहते हैं, तो वैसी को क्या बोलते हैं, प्रयोजनवती लक्षण। जैसे तुम बैल हो, बाबू गाय है, ये सारी क्या हो गई अपने प्रयोजनवती लक्षण के उदाहरण है। ठीक है, अब इसको कुछ और उदाहरण देता हूं, ऐसा नहीं यही बस है। और जैसे शिवाजी सिंह है। ठीक है, शिवाजी सिंह है। ठीक है, शिवाजी सिंह है। अब बताइए, क्या शिवाजी सच में सिंह की मतलब यहाँ पास क्या है, देखो, जैसे अपन ने सिंह का प्रयोग किया है, तो सिंह का मतलब यहाँ पास, सिंह का मतलब जानवर नहीं, वो सिंह वाला नहीं, सिंह का मतलब वीरता से है। सिंह का मतलब किससे, वीर से है। शिवाजी बहुत वीर है, ये मतलब है ना, शिवाजी के सिंह का मतलब है। तो यहाँ पर सिंह का प्रयोग एक विशेष प्रयोजन से किया गया है, वो उनका वीरता से मतलब है। ऐसे करके एक और उदाहरण अपन ले सकते हैं प्रयोजन का। ठीक है, एक और विषय ले सकते हैं, जैसे लड़का शेर है, मारो लड़का तो शेर है। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना,
लड़का हमारा शेर है, तो लड़का शेर है। शेर का मतलब क्या है, यहाँ पे शेर से मतलब शेर का नहीं है, शेर का मतलब यहाँ पे क्या है, लड़का बहुत निडर है। ठीक है, लड़का क्या है, बहुत निडर है, लड़ जाता है। क्योंकि देखो शेर, शेर का मतलब क्या होता है, बहुत निडर। ठीक है, शेर का मतलब क्या होता है, बहुत निडर। लोग शेर से डरते हैं, ये किसी से नहीं डरता, तो इसका मतलब क्या है कि निडर है। ठीक है, लड़का निडर है। छोटे बच्चे देखते हैं ना, बाबू तू शेर है, तू काहे लड़ रहा है, तू काहे डर रहा है, ऐसे करके, तो निडर से मतलब है। तो ये प्रयोजनपति का मतलब समझ रहे हैं, किसी विशेष प्रयोजन से अगर किसी शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहां से हमको जो शब्द शक्ति आती है उसको बोलते हैं लक्षणा शब्द शक्ति। आई थिंक अब सारी चीजें क्लियर है यार, अब वो क्लियर हो रही है चीजें। ठीक है, अब कोई डाउट नहीं बचेगा यहाँ से। अब ये जो प्रयोजनपति लक्षण, इसके भी कुछ कुछ भेद होते हैं, इसकी डिफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रयोजनपति के मैं जस्ट यहाँ पास आपको क्या कर दूंगा, लिखा दूंगा। ठीक है, 4-5 जो भी भेद होते हैं उनको आप नोट कर लीजिएगा, बाकी नॉट मच इंपॉर्टेंट इनके बारे में पढ़ना। ठीक है, जितना पढ़ लिया उतने क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ओके, बट इनके भेद जो है 3-4 भेद है वो लिख लीजिए आप। ठीक है, जो इनके भेद है, 2 भेद होते हैं एक्चुअली, मैंने 4 लिख दिए, इसमें 2 भेद होते हैं। ठीक है, इसको बनाएंगे ऐसे, ये फर्स्ट हो गया एंड ये आपका सेकंड हो गया। देखिए फर्स्ट के अंदर क्या है आपका, फर्स्ट के अंदर पहला होता है आपका गौड़ी लक्षणा। ठीक है, लक्षणा का ये प्रयोजनपति के पार्ट है। ठीक है, इसको बोलते हैं गौड़ी लक्षणा। क्या बोलते हैं, गौड़ी लक्षणा, गौड़ी लक्षणा। और दूसरा क्या होता है तुम्हारा, दूसरा होता है तुम्हारा दूसरा होता है तुम्हारा शुद्धा लक्षणा। ठीक है, ऐसे ही कभी कभी अगर प्रकार पूछते तो याद रहना चाहिए, बाकी नॉट मच इंपॉर्टेंट के अंदर जाना। ठीक है, फिर वो यूपीएससी लेवल को हो जाए, कोई मतलब नहीं, अपने को उसी लेवल पे पढ़ना है, अपने लेवल पे। तो ये गौड़ी लक्षणा होगा और ये शुद्धा लक्षणा हो गया। अब ये गौड़ी लक्षणा के भी 2 भेद होते हैं, ये भी समझ लीजिए। आ जाए मान लीजिए तो बना के आइएगा। गौड़ी लक्षणा के भी 2 भेद होते हैं। क्या क्या होते हैं गौड़ी लक्षणा के भेद, पहला होता है सरोपा लक्षणा। क्या होती है, सरोपा लक्षणा। और दूसरा होता है इसका सरोपा लक्षण, और दूसरा होता है आपका साध्य वासना लक्षण, साध्य वसना लक्षण। ठीक है, साध्य वसाना है, सॉरी, साध्य वसाना लक्षण। ठीक है, तो सरोपा और साध्य वसाना। अगर बात करूं मैं शुद्धा लक्षण की, शुद्धा के अंदर पहला पॉइंट कौन सा है अपना, शुद्धा के अंदर पहला पॉइंट है उपादान लक्षण। क्या है, उपादान लक्षण। एंड शुद्धा लक्षण का पहला प्रकार कौन सा है, सॉरी दूसरा प्रकार कौन सा है, लक्षण लक्षण। क्या है, लक्षण 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 लक्षण। ठीक है, लक्षण लक्षण। तो अब समझ में आ गई बात, यहां से देखो टोटल अगर बात करें अपन लक्षणा के भेद, तो रूढ़ा और प्रयोजनपति। ठीक है, रूढ़ा क्या होती है, प्रयोजनपति समझा दिया। अब प्रयोजनपति के भी 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, गौड़ी और शुद्धा। फिर गौड़ी के भी 2 प्रकार होते हैं, सरोपा और साध्य वासना। और शुद्धा के भी 2 प्रकार होते हैं, उपादान और लक्षण लक्षण। ठीक है, अब यहाँ तक ये उपादान लक्षण है और ये लक्षण लक्षण है। तो यहाँ तक आपके लक्षण एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं। ओके, अब अपन चलते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब देखो यार, पता है काव्य के अंदर, अभी जो बताया ना मैंने, काव्य के अंदर इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो लक्षणा का बहुत महत्व है काव्य के अंदर। काव्य के अंदर लक्षणा से ही सारे चमत्कार ज्यादातर होते हैं। ठीक है, लक्षणा से बहुत चमत्कार होते हैं। काव्य आपको पढ़ने में मजा जो आता है ना, मेन लक्षण कारण होता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की रूढ़ियों का प्रयोग होता है यहाँ पे, का मुहावरों का प्रयोग होता है ना, अलंकारों का, तो ये बहुत सारी चीज जो आती है सब लक्षणा के अंदर ही आती है। ठीक है, अब बात करते हैं व्यंजना की, किसके कारण, व्यंजना की। तो समझ गए ना, मतलब व्यंजना। ठीक है, किसकी, व्यंजना की, व्यंजना शब्द शक्ति की। देखिए जिसका अर्थ, ठीक है, जिसका अर्थ ना तो, अगर कोई शब्द है जिसका अर्थ ना तो अमिधा से निकल रहा है, ना तो व्यंजना से, सॉरी लक्षणा से निकल रहा है, अगर तब उसका लास्ट में आएगा व्यंजना से। ठीक है, जिस शब्द शक्ति का आभास, या जिस शब्द की अर्थगत आभास ना तो अमिधा से हो ना लक्षणा से हो, तब उसका अर्थ का आभास हमको व्यंजना शब्द शक्ति से होता है। ये उस जो अर्थ आभास होता है उस शब्द शक्ति को व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। इसके बारे में लिखते हैं। ठीक है, क्या है, अमिधा व लक्षणा के, यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसकी परिभाषा कलर चेंज करके। ठीक है, ये जब पीडीएफ मिलेगी आपको थोड़ी रंगीन मिलेगी, तो आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। ओके, अमिधा, ठीक है, अमिधा व लक्षणा, अमिधा व लक्षणा की, अमिधा व लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर, क्या हो जाने पर, असमर्थ हो जाने पर। ठीक है, अमिधा के और लक्षण दोनों के असमर्थ, मतलब दोनों से अर्थ नहीं पता चल रहा है, असमर्थ हो जाने पर। ठीक है, हो जाने पर जिस शब्द शक्ति के माध्यम से, जिस शक्ति के माध्यम से, जिस शक्ति
के माध्यम से शब्द का अर्थ बोध हो, शब्द का अर्थ बोध हो, उसे व्यंजना कहते हैं, उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं, उसे व्यंजना शब्द शक्ति। देखिए अभिधा व लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर, मतलब ना तो आप जो मुख से बोल रहे हो उससे कोई अर्थ समझ में आ रहा है, ना कि आप जो मुख से बोल करके जो भिन्न अर्थ निकालती थी लक्षणा, उससे भी अर्थ समझ में आ रहा है। इन दोनों से जब भिन्न हो रहे हैं, ये दोनों असमर्थ हो चुके हैं, तो अब किस शब्द शक्ति के माध्यम से अर्थ निकलेगा? व्यंजना से। तो ऐसी शब्द शक्ति को क्या बोलते हैं? व्यंजना शब्द शक्ति। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, अब समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो इसके अंदर मुख्यतः किसकी प्रधानता होती है? देखिए इसके अंदर होती है मुख्यतः किसकी प्रधानता होती है? व्यंग्यार्थ की। यहाँ पे ज्यादातर व्यंग का इस्तेमाल किया जाता है, इसके अंदर व्यंग्यार्थ होगा। ये कैसा होगा? व्यंग्यार्थ होगा। क्या होगा? व्यंग्यार्थ होगा, या कि सूच्यार्थ होगा, कोई सूचना होगी इसके अंदर, सूच्यार्थ होगा। ठीक है, सूच्यार्थ होगा। ओके, किसका बोध और क्या बोध कराएगी ये जो व्यंजना शब्द शक्ति अगर इस्तेमाल की गई है तो? और किसका? प्रतीयमार्थ होगा। ठीक है, या कि चलो सट्टा लिख देते हैं, फिर बात करेंगे। आदि। ठीक है, आदि। आदि। तो या तो व्यंग का आभास हो रहा है, किसी सूचना का था आभास हो रहा है आपको काव्य के अंदर, तो समझ जाइएगा वहां पास व्यंजना शब्द शक्ति है। ठीक है, अब देखते हैं इसका उदाहरण। ठीक है, इसका उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए, इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है, जैसे मैंने पहले भी बताया, सूर्य अस्त हो। ठीक है, सूर्य अस्त हो गया, सूर्य अस्त हो गया। ठीक है, अब देखो ये सूर्य अस्त हो जाने का मतलब हर इंसान के लिए अलग अलग है इसका अर्थ। मैंने बताया ना, हर इंसान के लिए इसका अलग अलग है। जैसे अगर मान लो ससुर अपनी बहू से कहता है, किससे? ससुर किससे कह रहा है? अपनी बहू से। क्या कह रहा है? सूर्य अस्त हो गया। इसका मतलब ये है कि चूल्हा चौका करना शुरू करिए। ठीक है, क्या करना? चूल्हा चौका आरंभ करो। क्या हो गया? चूल्हा मतलब खाना पीना रेडी करो भैया, है ना? चूल्हा चौका आरंभ करो, ये मतलब वो इसका। तो यहाँ पास सूर्यास्त होने का अलग मतलब हुआ। ठीक है, दूसरा मान लो एक पिता है, ठीक है, जो अपने बच्चों से कहता है, अपने पुत्र से कहता है, जैसे आपके पापा आपसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कि बेटा सूर्यास्त हो गया, चलो। इसका मतलब क्या है? कि अब आप इतने समझ जाएं। ठीक है, यहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति है बाबू। अब आप समझ जाइएगा कि आपके पापा कहना ये चाहते हैं कि अब अपनी कॉपी किताब लेके बैठ जाओ। ठीक है, पुस्तक लेके बैठ जाओ। ठीक है, ये कहना चाहते हैं आपके पापा। अदरवाइज जब उठने वाला है, ठीक है, अब आपके मम्मी पापा की चप्पलें उठने वाली है आपके ऊपर। ठीक है, तो मैं कहने का मतलब ये है। इसके बाद अगर बात करते हैं, अगर मान लीजिए कोई और कह रहा है ना, जैसे पुजारी जो है, तो पुजारी से अगर कोई गए, ठीक है, पुजारी अपने चेले से कहता है, ठीक है, पुजारी जो है अपने चेले से कहता है, पुजारी अपने चेले से कहता है, किससे? चेले से। क्या कहेगा भाई? संध्या, वो क्या बोलते हैं, रात सूर्यास्त हो गया, अब क्या करो? सूर्यास्त हो गया मतलब पूजन की व्यवस्था करो। ठीक है, किसकी? क्या है? संध्या पूजन का प्रबंध करो। संध्या पूजन मतलब शाम का टाइम हो गया, चलो पूजन की व्यवस्था करो, संध्या पूजन का प्रबंध करो। ठीक है, प्रबंध करो। जैसे मान लो एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है, ठीक है, एक जो दोस्त है वो दूसरे दोस्त से कहता है, फिर इसका मतलब क्या है? एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है, इसका मतलब ये है कि मादक पदार्थों की व्यवस्था करो। ठीक है, क्या है? मादक पदार्थों की। गाना सुना आपने? दो घुटना से के मारो, रास्ते भुला दो सारे। हाँ, वही वाला। ठीक है, तो मादक पदार्थों, ठीक है, की व्यवस्था करो, ये है इसका मतलब। अब समझ गए होंगे आप। ठीक है, गाना सुना ना?
सूरज डूबा है और दो घुट नसीब के मारो, मतलब मादक पदार्थों की व्यवस्था करो। ठीक है, तो ये मतलब है किसका, ये मतलब है आपकी व्यंजना शब्द शक्ति का। जहां पर आपकी अमिधा लक्षणा असमर्थ हो जाए वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होगी, हमारी व्यंजना होगी। अब इस व्यंजना के भी दो प्रकार होते हैं, व्यंजना शब्द शक्ति के भी दो प्रकार होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं मैं व्यंजना के भेद। ठीक है, कहाँ पे लिख दूं, यहीं पे लिखता हूँ, चलिए। व्यंजना के भेद। ठीक है, व्यंजना के भेद, दो भेद होते हैं। ठीक है, व्यंजना शब्द शक्ति के दो भेद होते हैं। पहला होता है हमारा शाब्दी व्यंजना। ठीक है, शाब्दी व्यंजना। ठीक है, पहला होता है हमारा कौन सा, शाब्दी व्यंजना, और दूसरा होता है हमारा अर्थी व्यंजना। ठीक है, शाब्दी व्यंजना, शाब्दी व्यंजना। एक ही बार क्वेश्चन पूछा है इससे कि बताइए व्यंजना कितने भेद होते हैं, शाब्दी और अर्थी व्यंजना। पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल पढ़ा दूंगा कि आगे पूछे तो भी बना डालो। ठीक है, क्वेश्चन नहीं छोड़ो। व्यंजना, ओके। तो आपका हो गया एक तो शाब्दी व्यंजना और दूसरा आपका अर्थी व्यंजना। ठीक है, शाब्दी व्यंजना और अर्थी व्यंजना। अब शाब्दी व्यंजना क्या चीज होती है, देखिए शब्द ना दो तरीके से होते हैं, शाब्दी शब्द के आधार पर है और अर्थ के आधार पर। शब्द के आधार पर और अर्थ के आधार पर जो व्यंजना हो उसको बोलते हैं अपन शाब्दी और अर्थी व्यंजना। अब यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा शब्द कितने प्रकार के हैं। तो देखो आपको शब्द जो है हमारे, शब्द जनरली दो प्रकार के होते हैं। एक शब्द होते हैं एकार्थक और एक होते हैं अनेकार्थक। ठीक है, एक होता है हमारा एकार्थक, एकार्थक, और दूसरा होता है ये एकार्थक थोड़ा सा गलत लिखा है, एकार्थक, और दूसरा होता है हमारा अनेकार्थक, अनेकार्थक। ठीक है, अनेकार्थक। एकार्थक का मतलब जिसका एक अर्थ हो, जिसका एक ही अर्थ हो, अर्थ निकले। जैसे जैसे पुस्तक, एग्जाम्पल में बात करूं तो पुस्तक, गेंद, ये क्या है, ये सारे क्या है, एक ही अर्थ निकल, पुस्तक का पुस्तक ही अर्थ होगा। अनेकार्थक मतलब जिसके बहुत सारे अर्थ निकले, जैसे बहुत सारे अर्थ मतलब बहुत अर्थ निकले, एक से अधिक अर्थ निकले, ऐसा लिख सकते हैं, एक से अधिक अर्थ निकले। ठीक है, जैसे आपकी कलम, क्या है, कलम। अब कलम का बहुत सारे अर्थ है, कलम के बहुत सारे, लेखनी भी बोलते हैं। ठीक है, कलम को अपन लेखनी भी बोलते हैं, और पेड़ पौधे की टहनियों को भी बोलते हैं ना, कलम कर दिए गए तो वो भी एक कलम है। ठीक है, चित्र शैली करने वाले भी कलम बोलते हैं। तो बहुत सारे अर्थ निकलते हैं कलम के, ये अनेकार्थी हो गए। ओके, दो प्रकार के शब्द होते हैं, इन्हीं के आधार पर व्यंजना की अलग अलग विभाजित किया गया। जैसे अगर एक अर्थक शब्दों के आधार पर अगर कोई शब्द शक्ति है, ठीक है, एकार्थक शब्दों के आधार पर, तो उसको बोलेंगे, या एकार्थक शब्दों पर टिकी व्यंजना शब्द शक्ति को बोलते हैं हम आर्थी व्यंजना। ठीक है, आर्थी व्यंजना। ओके, एकार्थक शब्दों पर टिकी शब्द शक्ति को आर्थी व्यंजना कहते हैं, और अनेकार्थक शब्दों पर टिकी शब्द शक्ति को शाब्दी व्यंजना कहते हैं। ठीक है, अनेकार्थक शब्दों पर टिकी व्यंजना को, अनेकार्थक शब्दों पर टिकी व्यंजना को कौन सा बोलते हैं अपन, शाब्दी व्यंजना, शाब्दी व्यंजना। ठीक है, शाब्दी व्यंजना कहते हैं। तो अनेकार्थक शब्दों पर अगर कोई भी शब्द शक्ति टिकी तो उसको शाब्दी व्यंजना, और एकार्थक शब्दों पर अगर कोई शब्द शक्ति टिकी हुई है तो उसको अर्थी व्यंजना कहते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार की शब्द शक्तियां होती हैं, इनको आप समझ गए। तो ये हो गया अपना कंप्लीट शब्द शक्ति का टॉपिक। ओके, इतना ही पढ़ना आपको बस काफी है, व्यंजना इतने से क्वेश्चन आपको बना ले जाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है। ओके, और अब इसके अंदर मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चन देता हूँ, वो आपको बताने हैं, आपको बताने, मैं नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। इतना टॉपिक पढ़ाने के बाद आपसे क्वेश्चन अब बनने ही चाहिए। ओके, तो पहला क्वेश्चन मैं ऑप्शन में देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं पहला क्वेश्चन देता हूँ आपको, साक्षात, मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, वो आपको बताना है। लिखिए क्वेश्चन, जहां, ठीक है, जहां मुख्यार्थ की बाधा होने पर, ठीक है, जहां मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ी या प्रयोजन, ठीक है, रूढ़ी या प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ संबंध
मुख्यार्थ से संबंध, मुख्यार्थ से संबंध अन्य अर्थ, मुख्यार्थ से संबंध अन्य अर्थ लक्षित हो, अन्य अर्थ लक्षित हो, ठीक है, वहां शब्द शक्ति होगी। ये गलत लिख दिया हमने, शब्द स्पेलिंग गलत है, वहां शब्द शक्ति होगी, ठीक है, वहां शब्द शक्ति होगी, वहां कौन शब्द शक्ति होगी ये आपको बताना है आंसर में, ठीक है, ये आंसर में आपको बताना, कोई ऑप्शन नहीं, दैट प्रोर आंसर बताना है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये पढ़ाया वो सारी चीजें। इसके बाद हाँ, नीचे आपको इस वीडियो के नीचे मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जो लोग यार अभी इस वीडियो को हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं उनके लिए एक ऑफर है कि हमारा टारगेट बैच चल रहा है, जिसके अंदर हम आपको ऐसे कंप्लीट टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, ठीक है, टेक प्लस नॉन टेक कवर करने वाले हैं, ठीक है, टेक प्लस नॉन टेक कवर करने वाले हैं, जिसके साथ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी साथ में होगा। और इस जैसे एक चैप्टर मैंने कंप्लीट करवाया, इसकी मैं भी सीट दूंगा जो लोग पीडी स्टूडेंट उनको, वो इस पर प्रैक्टिस कर पाएंगे क्वेश्चंस की, और प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन हम करवा देते हैं, टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है, ये सारी चीज आपको ओनली 5000 रुपीज में, ठीक है, टारगेट बैच के अंदर हमारे मिलने वाला है, ठीक है, टारगेट बैच के अंदर। ओके, तो ये टारगेट बैच आपको कैसे ज्वाइन करना है, आप दिए गए नंबर पर 9179417400 इन पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो, या कि दूसरा नंबर 393408888429, ओके, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप, किसी पर भी कॉल व्हाट्सअप करके आगे क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। कोई डाउट है अगर तो आप हमें कॉल व्हाट्सअप करके इसकी जानकारी ले सकते हो। ओके, सो यहीं पे क्लास एंड करते हैं, आगे क्लास होगी आपकी रस की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2-3 दिन के अंदर सारा अपन कंप्लीट कर लेंगे। ओके।